आज का जो हमारा टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 9 है, केमिकल इक्विलिब्रियम। तो ये 10 क्लास का पहला चैप्टर है। तो मैं आपको शुरू करवाता हूँ। डिफाइन कंप्लीट रिएक्शन। सारों से पहले उन्होंने कहा है कि आपने कंप्लीट रिएक्शंस क्या होते हैं। तो रिएक्शन आपको पता होता है कि दो रिएक्टेंट आपस में जब मिलते हैं तो वो कोई भी प्रोडक्ट बना देते हैं, तो ये फिर रिएक्शन हमारा मुकम्मल हो जाता है। और कुछ रिएक्शन जो होते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं, यानी जब दोनों रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं तो फिर इक्विलिब्रियम की जब स्टेज आती है तो प्रोडक्ट दोबारा रिएक्ट करके आपस में इक्विलिब्रियम बनाने लग जाते हैं। तो इस केस में जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन होता है वो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के बराबर हो जाता है। तो कंसंट्रेशन जो होती है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की वो चेंज नहीं होती। तो कंप्लीट रिएक्शन ये होता है कि जिसमें सारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, उसे कहा जाता है कंप्लीट रिएक्शन। और इसे इस तरीके से शो करते हैं कंप्लीट रिएक्शन को, यानी A + B = ये एरो डालते हैं, ये वाला एरो, तो ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। और जो रिवर्सिबल होता है उसे इस तरह शो करते हैं, यानी ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है तो बहुत बार रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो A और B की जगह आप R1 और R2 भी लिख सकते हैं, यानी रिएक्टेंट्स। तो रिवर्सिबल रिएक्शन में बता चुका हूँ कि जब आपस में वो रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाते हैं तो फिर वो वाला रिएक्शन, ये पहले जो ऊपर वाला होता है वो A और B रिएक्ट करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, फिर प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट में कन्वर्ट होने लग जाता है। इसे इक्विलिब्रियम भी कहा जाता है और रिवर्सिबल रिएक्शन भी कहा जाता है। ये ऊपर वाला एरो जो फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए और जो नीचे वाला एरो है रिवर्स रिएक्शन के लिए। उसके बाद रिवर्सिबल रिएक्शन की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं कि ये वाला कंप्लीट कभी नहीं होता, ये नेवर गोज कंप्लीशन, क्योंकि जितने जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं तो प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट के अंदर कन्वर्ट होने लग जाता है। और इन द रिवर्स अंडर द सेम कंडीशन एज रिवर्सिबल रिएक्शन आर रिवर्सिबल चेंजेस फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस अकर केमिकली अकर सिमल्टेनियसली इन द बोथ द डायरेक्शन। नोटेशन ऑफ रिवर्सिबल, जी मैं बता चुका हूँ कि इसका सिंबल जो है रिवर्सिबल का वो ये वाला और ये वाला कंप्लीट रिएक्शन के लिए। उन्होंने कुछ एग्जांपलें दी हैं, जैसा कि सल्फर डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू सल्फर ट्राइऑक्साइड, यानी ये जब सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती है तो ये सल्फर ट्राइऑक्साइड बना लेती है। तो अगर इसे बैलेंस करें तो ये लिख देते हैं। तो इसमें फिर स्पेसिफिक कंडीशन होती है, यानी कैटलिस्ट B2O5 इधर डाला जाता है कैटलिस्ट, और टेम्परेचर 450 डिग्री सेल्सियस दिया जाता है और प्रेशर भी दिया जाता है 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और इस तरह उन्होंने दो रिएक्शन की एग्जाम्पलें और दी में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में रिएक्ट करके अमोनिया बनाते हैं। ये भी रिवर्सिबल रिएक्शन है, क्योंकि जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में रिएक्ट करके अमोनिया बनाता है तो अमोनिया प्रोडक्ट है, तो वो दोबारा फिर रिवर्स रिएक्शन होने लग जाता है। दोबारा वो अमोनिया जो है वो टूट के तो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के अंदर कन्वर्ट होने लग जाता है। और उसके बाद उन्होंने तीसरी एग्जाम्पल नाइट्रोजन ऑक्सीजन की दी हुई है। नाइट्रोजन और निट्रिक ऑक्साइड जो है, निट्रिक ऑक्साइड जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना देती है। तो इसी तरीके से ये दो रिएक्टेंट निट्रिक ऑक्साइड और ऑक्सीजन ये रिएक्ट करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो फिर इसीलिए जो प्रोडक्ट होता है वो रिवर्स रिएक्शन में मूव करता है, तो वो निट्रिक ऑक्साइड और ऑक्सीजन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है दोबारा। अब आ जाता है इक्विलिब्रियम मिक्सचर। कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर कॉल्ड इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन एंड द मिक्सचर इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम मिक्सचर। कि जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन होती है उसे इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन कहा जाता है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की और जो कंसंट्रेशन होती है वो इस तरह शो की जाती है। ये वाला साइन होता है कंसंट्रेशन के लिए, ये अभी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के लिए हमने ये लिख दिए। तो ये यानी इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की। और उसके बाद मिक्सचर की, अगर मिक्सचर में हो तो एंड द मिक्सचर इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम मिक्सचर। उसके बाद आ जाता है फॉर्मेशन ऑफ द fizzy drinks आर मेड कार्बन डाइऑक्साइड इज डिसॉल्व इन द लिक्विड ड्रिंक अंडर द प्रेशर एंड सील्ड व्हेन रिमूव द बबल्स ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन वी पुट द लिड बैक ऑन द बॉटल द बबल स्टॉप, दिस इज ड्यू टू द फॉर्मिंग। वो कहना है कि जब हम बोतल होते हैं, जो हम ड्रिंक्स पीते हैं पेप्सी वगैरह कोक वगैरह, तो इनकी जब हम फिजी ड्रिंक्स जितनी भी होती हैं कोल्ड ड्रिंक्स, हम पहले जब हिलाते हैं तो हमारे पास जब उसके बाद जब हम ढक्कन खोलते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि बबल्स प्रोड्यूस होते हैं। और जब हम दोबारा ढक्कन बंद कर देते हैं तो उसका जो कैप होती है बोतल की, वो जब दोबारा हम बंद कर देते हैं तो वो जो बबल्स जो निकल रहे होते हैं वो दोबारा बबल्स निकलना बंद हो जाते हैं। तो इसमें ये वाला रिएक्शन हो रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड इज कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, यानी ये वाला रिएक्शन इसमें हो रहा होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो रही होती है, फिर दोबारा वो बैक फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन इसका हो रहा होता है। अब आ जाती है व्हाट हैपेंस व्हेन द सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैसेस आर मिक्स इन द सील्ड कंटेनर। क्या होता है जब सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैसेस को मिक्स किया जाता है किसी भी सील्ड कंटेनर में, तो वो इक्विलिब्रियम में जब आपस में वो रिएक्ट करते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, तो फिर वो सल्फर डाइऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। ये इक्विलिब्रियम की स्टेज आ जाती है।
तो जब तक फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा होगा तब सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन में आपस में रिएक्ट करते रहेंगे और सल्फर डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होते रहेंगे। और जब इक्विलिब्रियम की स्टेज आ जाएगी तो फिर क्या होगा कि जितनी प्रोडक्ट बन गए वो फिर दोबारा उसी में रिएक्शन में रिवर्स मूव करके रिएक्टर में कन्वर्ट होना पड़ेगा। तो इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि ना फिर रिएक्टर की भी कंसंट्रेशन चेंज नहीं होती और प्रोडक्ट की भी कंसंट्रेशन चेंज नहीं होती। जितने रिएक्टेंट बन चुके हैं, जितने प्रोडक्ट बन चुके हैं वो उतने दोबारा रिवर्स में रिएक्शन में रिएक्टेंट के अंदर कन्वर्ट हो रहे होंगे और जितने रिएक्टेंट है वो दोबारा उतने ही रेट पे उसमें कन्वर्ट हो रहे होंगे प्रोडक्ट में। तो जो रेट होता है फॉरवर्ड का और रेट होता है रिवर्स रिएक्शन का, वो बराबर होता है। फॉरवर्ड रिएक्शन अगर देखा जाए तो फॉरवर्ड रिएक्शन अगर लिखना हो तो सिंपली इस तरह लिखेंगे कि ए की जगह ये सल्फर डाइऑक्साइड लिख देंगे, बी की जगह ऑक्सीजन लिख देंगे, इधर ये वाला एरो डाल देंगे और आगे सल्फर डाइऑक्साइड लिख देंगे। यानी अगर फॉरवर्ड रिएक्शन की बात की जाए तो इसमें ये वाली जो चीज़ है ये वाला फॉरवर्ड रिएक्शन हो जाएगा और ये वाला एरो बीच में डाल देंगे इस तरह। और अगर रिवर्स रिएक्शन की बात की जाए तो हम इस तरह लिख देंगे, ये वाला रिएक्शन लिख देंगे इस तरह, रिवर्स रिएक्शन। या तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि इस तरह रिवर्स रिएक्शन लिख सकते हैं, लेकिन बेहतर यही है कि इस तरह ना लिखें। रिवर्स के लिए दोबारा ये वाला जो प्रोडक्ट है ये पहले लिख लें, सल्फर ट्राइऑक्साइड यानी पहले लिख लें। रिवर्स रिएक्शन के लिए सल्फर ट्राइऑक्साइड लिख देंगे। सल्फर ट्राइऑक्साइड जो है ये कन्वर्ट हो रही है सल्फर डाइऑक्साइड के अंदर और ऑक्सीजन के अंदर, ये सही तरीका है। तो अब आपकी फॉरवर्ड रिएक्शन भी होगी, रिवर्स रिएक्शन भी होगी। एज द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड बिकम हायर, जब इसकी कंसंट्रेशन जो हमने लिखी है जो फॉरवर्ड रिएक्शन की जो है सल्फर डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन जब सल्फर डाइऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो रही है तो ये जो हमने रिएक्शन लिखी है बैलेंस चलो खुद कर लेंगे। जब ये सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ मिलकर सल्फर डाइऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो रही है तो आस्ते आस्ते जो सल्फर डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन है वो बढ़ती जा रही है। द रिवर्स रिएक्शन स्पीड्स अप इवेंचुअली and two rates become equal as the stage sulfur dioxide decomposes to the sulfur dioxide and oxygen as fast as the produced sulfur dioxide at this stage in said equilibrium। मैं आपको इक्विलिब्रियम की स्टेज बता दूं कि इक्विलिब्रियम क्या होती है कि जब सल्फर डाइऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो रहा है आस्ते आस्ते ये सल्फर डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी। एक फिर वो आएगा इक्विलिब्रियम की स्टेज आएगी, ये कांस्टेंट हो जाएगी और फिर ये वाला जो है जितने में है वो दोबारा सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में कन्वर्ट होने लग पड़ेगा। तो ये सल्फर दोनों का रिएक्शन फिर रिवर्स जो रेट होता है वो बराबर हो जाएगा। अगर इसका मैप आप देखें बुक में तो मैप बना होगा कि कंसंट्रेशन इसकी कंसंट्रेशन है तो आस्ते सल्फर डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम होती जा रही है, ऑक्सीजन की कम होती जा रही है जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है और सल्फर डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है। यानी आप अगर बनाना चाहें ग्राफ इसका तो ये सल्फर डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है आस्ते आस्ते फॉरवर्ड रिएक्शन में और ये जो है सल्फर डाइऑक्साइड की और ऑक्सीजन की कम होती जा रही है। ये कंसंट्रेशन ले लें और ये टाइम ले लें। उसके बाद आ जाता है केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ केमिकल रिएक्शन में जिसमें फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन दोनों बराबर हो जाते हैं, वो इक्विलिब्रियम की स्टेज होती है। डायनामिक इक्विलिब्रियम इसलिए कहा जाता है क्योंकि डायनामिक का मतलब होता है मोशन में होना, स्टॉप ना हुआ होना। तो डायनामिक यानी फॉरवर्ड रिएक्शन मूव कर रहे हैं और उसी तौर पर ये रिवर्स में मूव कर रहा है, इसलिए यानी ये मूव कर रहा है तो इसलिए डायनामिक कहा जाता है, डायनामिक मोशन से, क्योंकि ये रुक नहीं रहा। क्योंकि कंप्लीट जो हमने कहा था कंप्लीट की बात की थी तब फॉरवर्ड और रिएक्टेंट आपस में मिलकर प्रोडक्ट बनाते हैं, रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है। इस रिवर्सिबल में कंप्लीट तो नहीं होता, जब रिएक्शन प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं तो फिर प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टर में कन्वर्ट होने लग जाते हैं। तो इसलिए इसे डायनामिक इक्विलिब्रियम क्योंकि ये मोशन में होता है। रिएक्टेंट बट देयर इज नो चेंज एक्चुअल अमाउंट ऑफ द रिएक्टेंट, तो यानी जो इंडिविजुअल मॉलिक्यूल होते हैं आपस में रिएक्ट करते रहते हैं और जो हमारे पास एक्चुअल रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन होती है, अमाउंट होती है, वो चेंज नहीं होती। द मीन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट प्रोडक्ट बिकम कांस्टेंट एट इक्विलिब्रियम स्टेज पे दोनों की जो कंसंट्रेशन होती है वो कांस्टेंट हो जाती है। अब उन्होंने एक और एग्जांपल दी हुई है, उन्होंने कहा है एग्जांपल 9.1 में राइट द फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शंस, और उन्होंने एग्जांपल दिया नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो रही है वो गैस के अंदर, यानी नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन जो है वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो रही है। तो फॉरवर्ड रिएक्शन जिस तरह मैंने ये बताया इसी तरीके से आपने फॉरवर्ड रिएक्शन लिखना है कि नाइट्रिक ऑक्साइड है प्लस ऑक्सीजन है वो नाइट्रिक डाइऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो रही है। और रिवर्स जब लिखना है तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड पहले लिख देनी है, जो प्रोडक्ट है वो पहले लिख देते हैं, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज कन्वर्टेड नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन, ये आपने लिख देनी है एग्जाम्पल 9.1 में। फिर आ जाती है लॉ ऑफ द मास एक्शन, और जो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होते हैं, बहुत अक्सर ये आ जाता है लॉन्ग में। तो डिराइव एक्सप्रेशन फॉर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो और लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है। यानी टू केमिस्ट थे गुल्डबर्ग और वेज, 1864 में उन्होंने एक लॉ प्रपोज किया है और उस लॉ में उन्होंने ये कहा कि द रेट एट विच द सब्सटेंस रिएक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मैसेज एंड द रेट, यानी ऐसा रेट जिसमें सब्सटेंस रिएक्ट करता है,
वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उससे एक्टिव मैसेज में। एक्टिव मैसेज होता है जो कि एक्चुअल हिस्सा लेते हैं आपस में रिएक्शन में, यानी आपस में उनके जो कंसंट्रेशन होती है, अमाउंट होती है जो आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनवा रही होती हैं, तो उसके प्रोपोर्शनल है। यानी जितनी ज़्यादा उनका एक्टिव मैस होगा उतनी ज़्यादा उनकी उनका रेट होगा, उतनी ज़्यादा। and the rate at which the reaction proceed is directly proportional to the product of active masses। और जो रेट जिसमें रिएक्शन प्रोसीड करता है यानी रिएक्शन फॉरवर्ड मूव करता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मैसेज ऑफ द रिएक्टेंट्स। तो वो रिएक्टेंट के एक्टिव मैसेज के प्रोडक्ट के बराबर होता है। यानी आगे आ जाती है एक्टिव मैस क्या होता है, एक्टिव मैस रिप्रेजेंट द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स, कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी है द प्रोडक्ट्स को मोल पर डेसीमीटर क्यूब में। यानी अगर रिएक्टेंट के जो फार्मूला होते हैं कंसंट्रेशन का मोल पर डेसीमीटर क्यूब में लिखे जाते हैं। सिंबल तो मैंने ये बता दिया कि कंसंट्रेशन का सिंबल ये होता है और जो उसका यूनिट्स होते हैं वो मोल पर डेसीमीटर क्यूब के अंदर लिखे जाते हैं कंसंट्रेशन के। तो एक्टिव मैसेज में उन्होंने यही कहा कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन मोल पर डेसीमीटर क्यूब और स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखी जाती है। और उसके बाद आ जाती है डेरिवेशन फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यानी इससे हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में निकाल सकते हैं जी। अब आगे उन्होंने बात की है, तो पहले तो मैं आपको जनरल बता देता हूँ कि हमारे पास फर्ज करो दो रिएक्टेंट हैं ए और बी, और वो प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं पी के अंदर, ए प्लस बी, तो ये कन्वर्ट हो रहे हैं सी के अंदर और डी के अंदर। तो ये हमारे पास रिवर्सिबल इक्वेशन है और ये हमारे पास ये वाली दो चीजें वो रिएक्टेंट है, ये वाला जो है वो प्रोडक्ट है। अगर हमने इसकी वो लिखनी हो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन लिखनी हो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वगैरह लिखने हो, तो हम प्रोडक्ट इस तरह करते हैं, प्रोडक्ट ऊपर लिख लेते हैं और ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है, इसको इसलिए हम जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है, इसलिए हम प्रोडक्ट की आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ऐड नहीं कर रहे। और ए की कंसंट्रेशन और बी की कंसंट्रेशन ये आपस में इस तरह प्रोडक्ट में लिखी जाती है। अब ये प्रोडक्ट है, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। अब अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास, क्योंकि हमने कहा कि रिएक्शन ये फॉरवर्ड मूव करता है और दोबारा रिवर्स भी मूव करता है, तो अगर हम चाहते हैं कि रिएक्शन ये होता ही रहे तो और हमें प्रोडक्ट मिलता रहे, जिस तरह हमने अमोनिया की एग्जांपल दी थी कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में मिल के अमोनिया बना रहे हैं हैबर प्रोसेस के थ्रू, ये अमोनिया इंडस्ट्री में बनाई जाती है। तो अमोनिया फिर इसी रिवर्सिबल रिएक्शन के थ्रू जब अमोनिया की एक खास मकदार आ जाती है तो वो दोबारा रिएक्टेंट और ये अमोनिया फर्क करो, ये नाइट्रोजन है, ये प्लस हाइड्रोजन है और ये आगे अमोनिया के अंदर कन्वर्ट हो रही है, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन। ये अमोनिया के अंदर अगर आप बैलेंस करें तो अमोनिया के अंदर फर्क करो कन्वर्ट हो रही है, दो नाइट्रोजन है, दो हाइड्रोजन, तीन है, तो ये फर्क कर लो, तीन हाइड्रोजन, यानी ये अमोनिया बन रही है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमें प्रोडक्ट मिलता ही है तो हम इस तरह करेंगे, ये प्रोडक्ट जो है इसको निकाल लेंगे। जब ये अमोनिया बन जाएगा तो रिवर्स रिएक्शन मूव करने से पहले हम इस तरह करेंगे, ये अमोनिया को हम निकाल लेंगे, प्रोडक्ट को निकाल लेंगे, फिर ये रिएक्शन फॉरवर्ड मूव करेगा। तो इस तरीके से जब हम ये निकाल लेंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड मूव करेगा। और अगर प्रोडक्ट की मिकदार हम कम कर दें, अगर हम दो तरीकों एक रिएक्शन फॉरवर्ड मूव करते हैं, एक तो हम प्रोडक्ट को निकाल लें, जब प्रोडक्ट बनता है तो फिर रिएक्टेंट जो है जो दोबारा रिएक्शन फॉरवर्ड प्रोसीड करेगा। दूसरा तरीका कि हम रिएक्टेंट को बढ़ा दें, फिर भी ये रिएक्शन फॉरवर्ड मूव करेगा। और हाँ, ये दो तरीके हैं। अगर या तो फिर प्रोडक्ट अगर जब बने तो हम प्रोडक्ट को निकाल लें तो रिएक्शन फिर फॉरवर्ड मूव करेगा, और दूसरा तरीका ये कि हम रिएक्टेंट और डालते जाएं तो ये रिएक्शन फिर भी आगे फॉरवर्ड मूव करता रहेगा। उसके बाद आ जाता है जी रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन। उन्होंने कहा कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन अगर आपने लिखना है तो इज प्रोपोर्शनल टू द ए कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ये जो पहले होता है वो सी मोल ऑफ द सी। अच्छा, उन्होंने ये सी मोल ऑफ सी भी लिखे हुए हैं। अगर फर्ज करें हम इसको इस तरह लिख देते हैं कि A moles of A plus B moles of B is converted into C moles of C plus D moles of D। तो आप ये रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन अगर हमें लिखना होगा तो हम इस तरीके से लिखेंगे, A की पावर A, B की पावर B कर देंगे। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन A की पावर A प्रोपोर्शनल टू A की पावर A, B की पावर B, यानी B हमारे पास रिएक्टेंट है और ये B जो है, ये वाले जो B है इसका मोल्स हैं, ये ऊपर पावर में चले जाएंगे।
तो ये हम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन लिखेंगे, यानी रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन है वो ए की कंसंट्रेशन और बी की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, और इसके साथ जितने भी मोल हैं, अब इसके साथ 3 मोल हैं तो इस जगह पर अगर हम लिखना चाहें तो 3 मोल हैं तो बी के ऊपर इधर हम 3 लिखना पड़ेगा। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन आगे प्रोपोर्शनल है तो इज इक्वल टू, जब अगले केस में जब हम इक्वल टू डाल देंगे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू, तो हम फिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डालना पड़ेगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एफ, यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, यानी फॉरवर्ड का कांस्टेंट होता है ये फॉरवर्ड, और पीछे दोबारा ये वाली चीज आ जाएगी ए की पावर ए और बी की पावर बी। इसी तरीके से रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन भी लिखेंगे, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन लिखना है तो इधर सी की पावर सी, डी की पावर डी हो जाएगा, और इधर के आर हो जाएगा, यानी के आर, और इधर सी की पावर ए और बी, डी की पावर डी। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमें लिखना है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मैं आपको बता चुका हूँ कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जब हम लिखते हैं तो हम लिखते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट, और इधर है तो जारी बात है प्रोडक्ट पहले लिखेंगे, तो इधर इन्होंने क्या लिखा हुआ है कि के एफ बाई के सी आएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर आपने लिखना है तो के एफ अगर, चलो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बाद में आ रहा है वो इसी तरह होता है प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट, यानी अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना है तो ये मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन पहले इक्विलिब्रियम में पहले सिर्फ हम कांस्टेंट की बात कर लेते हैं, सिर्फ कांस्टेंट अगर हम बात करें तो रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन डिवाइडेड बाय रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, ये हमारे पास सिर्फ कांस्टेंट आ जाएगा फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन की जब बात करेंगे, इसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहा जाता है। एंड अबव इक्वेशन नॉन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन, और जो अबव इक्वेशन हमने दी थी उसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन कहा जाता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन के सी इज इक्वल टू सी की पावर सी और डी की पावर डी। अगर हम इसकी बात करें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एक्सप्रेशन जो है वो ये वाली जो है कि सी की पावर के सी इज इक्वल टू सी की पावर सी, डी की पावर डी, और इधर हम ये डाल दें कंसंट्रेशन की यूनिट्स ए की पावर ए और बी की पावर बी, और एक्सप्रेशन बार ये हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ गया कि रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन डिवाइडेड बाय रेट ऑफ द रिवर्स रिएक्शन, और ये जो हमने दी थी के एफ एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन आपस में बराबर हो जाते हैं। उसके बाद आ जाता है इन द फ्लो डायग्राम, फ्लो ए की पावर ए, बी की पावर बी, सी की पावर सी और डी की पावर डी में कन्वर्ट होगी, और रेट ऑफ द, उसके बाद इन द फॉलोइंग फ्लो डायग्राम कंसंट्रेशन ऑफ द विच स्पीशीज आर टेकन इन न्यूमरेटर इन द केसी एक्सप्रेशन वेयर द कोएफिशिएंट ऑफ द बैलेंस केमिकल इक्वेशन आर नोन इन केसी एक्सप्रेशन, डी मोल ऑफ द डी ए की मोल। अब उन्होंने ये नीचे बताया है के सी, यानी ये अगर हम इसकी बात करें, सिर्फ इसकी अगर हम बात करें तो ये सी की पावर सी है, ये आ जाते हैं रिएक्टेंट, और ये आ जाती है कंसंट्रेशन के यूनिट, और ये मोल्स आ जाते हैं। इसमें भी ये प्रोडक्ट है, ये उसकी कंसंट्रेशन है यूनिट्स है, ये डी की मोल्स में आ जाती है। और अब कंसंट्रेशन के जो यूनिट्स होते हैं वो मोल पर डेसीमीटर क्यूब होते हैं। और अगर फर्ज करें हमने जिस तरह कहा था कि नाइट्रोजन है और ये हाइड्रोजन मिलके और ये क्या बना रही है, अमोनिया बना रही है, अगर हमने अगर रिएक्शन निकालना हो इसका हमने अगर यूनिट्स वगैरह निकालने हो हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट हो गया अमोनिया, और मोल पर डेसीमीटर क्यूब का ये आगे ऊपर आ जाता है स्क्वायर, नीचे ये मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और ये 3 ये हाइड्रोजन, इसके ऊपर ये 3 आ जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये मोल पर ये 2 जो हैं इसके ऊपर मोल पर डेसीमीटर क्यूब है, इसके अंदर ये मोल पर डेसीमीटर क्यूब है, ये भी मोल पर डेसीमीटर क्यूब है। तो ये जो 2 हैं अगर हम इसमें बात करें मोल पर डेसीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय नीचे 4 हैं तो हम लिख देते हैं मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ये हमारे पास 3 है और ये हमारे पास देखा जाए तो 4 है और ऊपर 2 हैं, ये 2 कट जाएंगे इस 2 से तो नीचे हमारे पास सिर्फ 2 रह जाएंगे। तो ये जब ऊपर जाएंगे तो मोल का स्क्वायर -2 यानी मोल नीचे पॉजिटिव माइनस ऊपर जाएगा और नीचे डेसीमीटर क्यूब -6 है तो ऊपर जाएगा तो डेसीमीटर क्यूब +6 हो जाएगा। तो ये इस कंसंट्रेशन के यूनिट्स आ जाते हैं इस रिएक्शन के, यानी ये यूनिट्स निकालने आ जाते हैं। और उसके बाद आ जाते हैं राइट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन, अगर आपने लिखनी है तो वो किस तरीके से लिखेंगे। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एक्सप्रेशन अगर आपको इसी की मैं अगर कह दूं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एक्सप्रेशन लिखो इसी की, तो आपने ये जो है ये इसकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन है, ये वाली जो है ये जो आपकी ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन है और यूनिट्स भी आपको निकालना आ गए।
और ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन को भी इसी तरह लिख देते हैं, ये जिस तरह मैंने ये वाली चीज लिखी है, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन है, यानी प्रोडक्ट आगे जो मोल होंगे ऊपर इस तरह लिख देने और नीचे ये 2 है, नाइट्रोजन 1 है, ये लिख दिए, ये 3 है, ये हाइड्रोजन पहले लिख देंगे और इसके जितने मोल्स हैं वो ऊपर लिख देंगे। ये इसकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन है। उसके बाद आ जाते हैं कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, यानी इक्विलिब्रियम की कंडीशंस कौन सी होती हैं। कंसंट्रेशन ऑफ द नन ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट चेंज, यानी जब इक्विलिब्रियम में होता है, यानी A प्लस बी रिवर्सिबल साइन आगे आ जाता है प्रोडक्ट, यानी इसमें ना रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन चेंज हो रही होती है और ना ही प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन चेंज हो रही होती है। उसके बाद टेम्परेचर जो होता है और प्रेशर और वॉल्यूम, ये तीनों चीजें कांस्टेंट होती हैं इस पे। उसके बाद आ जाता है डिटरमिनेंट द यूनिट्स में आपको समझा चुका हूँ, जिस तरह ये मैंने यूनिट्स निकाले हैं इस तरीके से। अगर फर्ज करें इधर 3 होता तो इस जगह अमोनिया के ऊपर 3 आ जाता, और इधर अगर 4 होता तो इसके ऊपर 4 आ जाता। यानी जिस तरह ये वाले जिस तरीके से यूनिट्स निकाले, इसी तरह के बाकी सारों के भी यूनिट्स इसी तरीके से निकलेंगे। उसके बाद आ जाते हैं यूनिट्स भी आपको निकालने आगे। कैटालिस्ट क्या होता है? कैटालिस्ट इज अ सब्सटेंस, डू यू नो में ये चीज लिखी हुई होगी। The catalyst is the substance which increases the rate of chemical reaction. Catalysts reduce the time taken, but they have no effect on the position of equilibrium once this is reached. As reduce the time taken to reach equilibrium. वो कहते हैं जो कैटालिस्ट होता है वो क्या करता है कि इक्विलिब्रियम तक पहुंचने में, फर्ज कर अगर कोई रिएक्शन अगर 10 मिनट में इक्विलिब्रियम पे पहुंच रहा था, तो जो कैटालिस्ट होगा वो क्या करता है कि 5 मिनट में वो उसी रिएक्शन को इक्विलिब्रियम के अंदर पहुंचा देता है। लेकिन कैटालिस्ट ऐसा नहीं करता कि जो रिएक्शन हो ही नहीं सकता उसको करवाए। कैटालिस्ट नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस में कन्वर्ट नहीं कर सकता। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन ये होता है कि रिएक्शन हो जाए, और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन ये होता है कि रिएक्शन ना हो जाए। कैटालिस्ट का काम ये होता है कि यानी वो रिएक्शन रेट को बस तेज कर देता है, वो इस तरह नहीं कर सकता कि इम्पॉसिबल रिएक्शन को पॉसिबल के अंदर कन्वर्ट कर दे। और यानी वो यानी इक्विलिब्रियम के अंदर अगर कोई 20 मिनट में कोई रिएक्शन पहुंच रहा है तो वो 10 मिनट में उससे कन्वर्ट कर देगा, 10 मिनट के अंदर वो जल्दी रिएक्शन हो जाएगा। वो बेसिकली एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है, तो जल्दी रिएक्शन हो जाता है। बट दे हैव नो इफेक्ट ऑन द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम एज दिस इज रीच, और ये इक्विलिब्रियम की पोजीशन के ऊपर फैक्टर नहीं डालता कोई भी। आगे आ जाती है कि ऑलवेज ऐड द एसिड टू द वाटर व्हेन डाइल्यूटिंग इट, कि आपने इस तरह करना है कि एसिड को ऐड द एसिड टू द वाटर व्हेन डाइल्यूटिंग, द एडिशन ऑफ द वाटर टू सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूस अ विगरस रिएक्शन, कि आपने वाटर को एसिड के अंदर नहीं डालना। अगर आप वाटर को एसिड के अंदर डालेंगे तो विगरस रिएक्शन होता है, तो नुकसान भी हो सकता है। खासतौर पर ये लेबोरेटरी वाले को जानना जरूरी है जो लैब वर्क कर रहे थे। तो लेकिन आपने इस तरह करना है कि वाटर टू द कंसंट्रेशन, वाटर को सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर नहीं डालना, आपने सल्फ्यूरिक एसिड को वाटर के अंदर डालना है। Which often acid droplets to the spew for this reaction this must be always add the acid to the water when diluted, इसलिए आपने एसिड को वाटर के अंदर डालना है। उसके बाद आगे आ जाती हैं यूनिट्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये मैं आपको निकालना सिखा चुका हूँ, जिस तरीके से ये वाले रिएक्शन के यूनिट निकालने हैं, हर रिएक्शन को इसी तरीके से निकालने हैं, तो यूनिट्स निकालने हैं। उसके बाद कुछ किसी के 9 यूनिट्स भी आ रहे हैं। फर्ज करें अगर हमारे पास आ जाते हैं, इधर हमारे पास 3 है, तो अगर फर्ज करें इधर अगर कोई बराबर हो रिएक्टेंट्स की मोल और प्रोडक्ट की मोल, फर्ज करें इधर 2 हैं ए और इधर ए मोल ऑफ ए है प्लस बी मोल ऑफ बी है, इधर सी मोल ऑफ सी प्लस डी मोल ऑफ डी, और ए ये सारे 1 1 है ए और बी। तो हम क्या लिखेंगे, इसके रिएक्शन जो होंगे 9 यूनिट्स, इसके कुछ यूनिट्स नहीं आएंगे, क्योंकि इसमें भी अगर आप फर्ज करें, हम ए कहते हैं 1 है, बी भी हम कहते हैं 1 है, सी भी कहते हैं 1 है और डी भी कहते हैं 1 है, ये जो स्मॉल डी यानी एक एक इनके मोल्स हैं। आगे बेशक बी की जगह जो मर्जी हो, तो हम जब इनके यूनिट्स लिखेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, जब हम यूनिट्स इधर डाल रहे होंगे के सी के अंदर लिखेंगे के सी, तो ऊपर भी इस साइड में भी मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब 2 आ जाएगा, क्योंकि ये 1 है और ये भी 1 है, ये 2 क्योंकि 2 है तो 2 आ जाएगा, और नीचे भी यही चीज आ जाएगी एज इट इज, क्योंकि रिएक्टेंट में भी 2 मोल्स हैं और 2 चीजें डेसीमीटर क्यूब, तो इसका ये दोनों कट जाएंगे, तो हमारे पास 9 यूनिट्स, इसके 9 यूनिट्स आएंगे। उसके बाद व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ हैबर प्रोसेस। हैबर प्रोसेस की क्या अहमियत है? अमोनिया प्रोड्यूस, मैं आपको बता चुका हूँ, नाइट्रोजन जब हाइड्रोजन के अंदर कन्वर्ट होता है तो अमोनिया प्रोड्यूस होता है। तो जब अमोनिया प्रोड्यूस होगा तो ये फॉरवर्ड रिएक्शन जब मूव कर रहा है तो हम अमोनिया को निकालते जाएंगे, ये इंडस्ट्रीज वगैरह में प्रोड्यूस होता है, अमोनिया को निकालते जाएंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड मूव करता जाएगा। या तो दूसरा तरीका ये कि हम रिएक्टेंट्स और डालते जाएं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन और ज्यादा डालते जाएं, तो फिर भी हमारे पास अमोनिया बनता जाएगा।
द हाई प्रेशर दिस रिवर्सिबल प्रेशर प्रोड्यूस द 33% अमोनिया एट इक्विलिब्रियम में ये 33% देता है। हाई प्रेशर इज यूज्ड टू फेवर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, जब हम प्रेशर हाई रखते हैं तो अमोनिया हमारे पास बनता जाता है। और हाँ, तीसरी चीज, दो चीजें मैंने बता दी थी कि फॉरवर्ड मूव करने के लिए मैंने एक तो ये बताया था कि आपने प्रोडक्ट को निकालते जाना है, रिएक्शन फॉरवर्ड मूव करता जाएगा, या तो फिर दूसरी चीज आपने रिएक्टेंट डालते जाने हैं, रिएक्शन फॉरवर्ड मूव करता जाएगा। तीसरी चीज है कि आपने प्रेशर को बढ़ा देना, जब आप प्रेशर को बढ़ाएंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड मूव करेगा। तब भी अमोनिया के केस में हम प्रेशर बढ़ाते जाएंगे तो ये आगे अमोनिया बढ़ता जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन का 1 मोल है, हाइड्रोजन के 3 मोल हैं। उसके बाद आगे आ जाते हैं व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द कॉन्टैक्ट प्रोसेस। सल्फर प्लस ऑक्सीजन, ये सल्फर के साथ जब ऑक्सीजन मिलती है तो ये सल्फर डाइऑक्साइड बना देती है, और सल्फर डाइऑक्साइड जब ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो सल्फर ट्राइऑक्साइड बना देते हैं। तो और कैटलिस्ट जो होता है V2O5 डलता है बीच में। आगे ली शटलियर्स प्रिंसिपल है। ली शटलियर्स प्रिंसिपल ये होता है कि इट सेज दैट इफ यू इम्पोज अ चेंज इन कंसंट्रेशन, अगर आप किसी भी कंसंट्रेशन में आप तब्दीली लाएं टेम्परेचर और प्रेशर में या केमिकल सिस्टम में जो कि इक्विलिब्रियम के अंदर हो, यानी फर्ज कर ये अभी इक्विलिब्रियम के अंदर है, अगर आप इसके अंदर कोई तब्दीली लाएंगे या टेम्परेचर चेंज कर दें, क्योंकि इसमें तो इक्विलिब्रियम में तो प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। अगर ये ली शटलियर्स प्रिंसिपल है, इसमें हम इस तरह करें, अगर कोई प्रेशर में या टेम्परेचर में कोई तब्दीली ले आए, चेंज ले आए, द सिस्टम रिस्पॉन्ड इन अ वे दैट अपोजेस द चेंज, तो सिस्टम इस तरीके से बिहेव करेगा कि वो रिस्पांस को चेंज करे, यानी अगर हमने प्रेशर बढ़ाया तो वो इस तरीके से बिहेव करेगा ताकि वो प्रेशर को कम करने की कोशिश करे। तो विद द एप्लीकेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल कंपोनेंट्स ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन कैन बी यूज्ड सक्सेसफुली इन प्रोड्यूसिंग द वाटर केमिकल। वो कह रहे हैं इस प्रिंसिपल की खसूसियत की वजह से, अहमियत की वजह से क्या होता है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो होते हैं वो इस्तेमाल होते हैं इन प्रोड्यूसिंग द इंपॉर्टेंट केमिकल्स, वो फिर अमोनिया बनाने के काम आते हैं। It involves the reversible reaction so an adequate insufficient amount of product are formed under normal condition। नॉर्मल कंडीशन में भी ये वाला insufficient amount, इनकी बहुत ज्यादा अमाउंट हमारे पास बन जाती है। इस ली शटलियर्स की खसूसियत की वजह से 2 एग्जांपल इसके अंदर देनी है, यानी एक तो नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके अमोनिया बना देती है, और जो हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन है वो आपस में रिएक्ट करके सल्फर ट्राइऑक्साइड बना देती है। एज सच दीज रिएक्शन आर अनइकोनॉमिकल, हाउएवर ली शटलियर्स मेड इट पॉसिबल टू गेट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। तो ये हम बता चुके हैं कि प्रोडक्ट की मैक्सिमम अमाउंट है, यही 3 तरीके हैं। यानी प्रेशर वैसे कांस्टेंट था तो आपने नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन मिला के अमोनिया बन रही है, तो आपने क्या किया है, इक्विलिब्रियम पे प्रेशर कांस्टेंट था, आपने प्रेशर बढ़ा दिया है। तो ली शटलियर्स यही कहता है कि जब आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो वो सिस्टम इम्पोज करेगा इस तरीके से कि वो जो आपने चेंज की है, यानी प्रेशर आपने चेंज किया है, तो वो इसको इन्वर्स करने की कोशिश करे। तो जब आपने प्रेशर बढ़ाया तो रिएक्शन फॉरवर्ड मूव करेगा और अमोनिया हमारे पास में बन जाएगा। और दूसरा तरीका यानी आप रेट ऑफ रिएक्शन और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो रेट है, रिएक्शन कंसंट्रेशन है, दोनों कांस्टेंट है। आपने इस तरह क्या किया, आपने तब्दीली ले आए हैं, आपने चेंज इम्पोज कर दिया, यानी आपने प्रोडक्ट को निकाल लिए, फिर भी ये रिएक्शन फॉरवर्ड मूव करेगा। ये इसमें भी ली शटलियर्स में हमारा फायदा, प्रोडक्ट फॉरवर्ड मूव करेगा। अब दूसरी तरीका है, अब रिएक्टेंट की और जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है वो आपस में कांस्टेंट है, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, तो आपने क्या किया, फिर दोबारा चेंज इम्पोज किया। आपने क्या किया कि रिएक्टेंट आपने और डाल दिए, तो फिर भी ये इस तरीके से रिस्पॉन्ड करेगा कि ये रिएक्टेंट को कम करने की कोशिश करे। आपने रिएक्टेंट डाले हैं तो ये रिएक्टेंट को कम करने की कोशिश करेगा, ली शटलियर्स प्रिंसिपल। तो आपने रिएक्टेंट डाले हैं तो ये कम करने की कोशिश करेगा। ये कम किस तरह करेगा, जारी बात है, इन रिएक्टेंट्स को दोबारा प्रोडक्ट में मूव कर देगा, तो वो रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में मूव कर जाएंगे तो रिएक्टेंट फिर कम हो जाएंगे। यानी इस तरीके से इसमें हमारे भी बेनिफिट होता है। तीनों तरीके से हमने प्रेशर बढ़ाया, अमोनिया मिला, हमने अमोनिया को और निकाल दिया, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम कर दी, तो सिस्टम ने इस तरीके से रिस्पॉन्ड किया कि वो हमने क्योंकि प्रोडक्ट को कम कर दिया, अमोनिया निकाल दी, तो ये क्या करेगा, अमोनिया को बढ़ाने की कोशिश करेगा, ये रिएक्टेंट को फॉरवर्ड मूव कर देगा रिएक्शन को, तो इसमें भी ये इम्पोज मूव करेगा। तो ये उसके बाद तीसरा जो तरीका बताया, यानी आपने रिएक्टेंट डाल देने, रिएक्टेंट कंसंट्रेशन कम थी आपने और डाल देने, तो ये ली शटलियर्स प्रिंसिपल क्या कहता है कि वो इम्पोज करेगा, इम्पोज इसी तरीके से करेगा कि वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को कम करने की कोशिश करेगा, तो वो से प्रोडक्ट में मूव कर देगा। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका खत्म हो गया।